हेलो फ्रेंड्स, एनू के स्टडी विद एनू में आपका स्वागत है। एनू के बोल रही हूँ चलो फिर से स्वागत कर लेते हैं अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एनू में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनू पे नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कर लीजिए शेयर, ठीक है ना। तो हम बता देते हैं कि ये क्लास आपकी कौन सी है। आप कहेंगे पहले अपने चैनल का बखान करना शुरू कर दिया, ये तो बता ही नहीं रही है कि क्लास कौन सी है। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनके लिए जानकारी है, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की यानी इतिहास की, जिसमें हम टीजीटी पीजीटी की क्लास कर रहे हैं। अगर आप जीआईसी यानी कि प्रवक्ता के लिए कर रहे हैं तो वो भी, तो जैसा कि आपको पता है कि 3 मई को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जीआईसी की डेट आ चुकी है और उसके लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यूजीसी नेट की कर रहे हो, लेक्चरर एग्जाम की कर रहे हो, और आप किसी भी स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से, तो ये क्लास आपके लिए है। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके ही लिए है, ठीक है। तो मेन आपके जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास चल रही है। बाकी अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट की और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूज़फुल तो है ही हर किसी के लिए क्लास, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो ऑल टीचिंग एग्जाम के पर्पज़ से ये क्लास आपकी चल रही है। फिलहाल तो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी मान के चलिए, ठीक है। और प्रिपरेशन अपनी ये जो तैयारी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं 500+ प्रश्नों की श्रृंखला आपको चला रही हूँ, जिसमें आपका जो है हम 300 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। और टॉपिक आपका चल रहा है मुगल वंश, जिसमें हम पूरा मुगल वंश कर रहे हैं और यहाँ तक कि मुगल वंश का पतन भी इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले मैं 2 टॉपिक और करा चुकी हूँ आपको, जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के यानी कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तो पहला टॉपिक आपका राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें आपकी 6 क्लासेस कवर हुई हैं, कंप्लीट हो चुका है वो, उसे देख लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जिससे आते हैं वो आपका मध्यकालीन से था एक टॉपिक, तो संस्कृति से, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसमें 5 आपके क्लासेस हुई हैं। तीसरा आपका जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये टॉपिक चल रहा है आपका मुगल वंश, तीसरा टॉपिक चल रहा है, ये भी अब आपका फिनिश होने वाला है। आज इसकी 4थी क्लास है और कल इसकी लास्ट क्लास होगी। तो 500+ क्वेश्चंस हैं तो वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम हर रोज़ 100 क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि हम डेली जो है वो 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। और इसमें भी, इस टॉपिक में मुगल वंश में भी 500+ क्वेश्चन है, जिसमें से हम कल जो है वो 300 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं 301 से, ठीक है ना। तो शुरू करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ना वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके, ठीक है। तो चलो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो नवीन प्रांत का गठन हुआ है वो है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का गठन जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। जहांगीर के समय में उड़ीसा नामक, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं देखो, आपको ये टीजीटी हिस्ट्री 2011 में पेपर आया, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्लास करा रही हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन भी आपको ज़रूर दूंगी। चलो शुरू करते हैं। तो जहांगीर के समय में उड़ीसा नामक नवीन प्रांत का गठन किया गया। 1611 में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खुर्दा उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से जीता था और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके गठित किया गया था। शाहजहां ने कश्मीर और सिंध को क्रमशः काबुल और मुल्तान से पृथक करके गठित किया था। बीजापुर तथा गोलकुंडा औरंगजेब के द्वारा शामिल किए गए नए सूबे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 500 से 250 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था। तो भैया 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को कहा जाता था अमीर। क्या कहा जाता था? अमीर, ठीक है। तो 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। 500 से नीचे के जो मनसबदार होते थे वो मनसबदार ही कहलाते थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था। तो मुगल नौसेना का सेनापति होता था मीर बहर,
ठीक है। मुगल सेना का नौसेनापति मीर बहर होता था। 1572 में गुजरात विजय और बंगाल अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार नौसेना की आवश्यकता का अनुभव किया था। फलस्वरूप अकबर ने एक विभाग स्थापित किया जिसे नबाड़ा कहा जाता था और इसका प्रमुख अधिकारी होता था मीर बहर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो चगताई तुर्क शासन जो है वो भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। मुगल शब्द जो है वो लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर, यानी मुगल अपने आप को क्या बोलते थे कि वो बहादुर है। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है वो हमें पता है कौन है, बाबर है। ठीक है, तो वो उसका बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा की ओर से बाबर जो है वो चगताई तुर्क का था और माता की ओर से वो कहाँ था, मंगोल वंश से संबंधित था। लेकिन अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर उसने जोर दिया है कि वो मंगोल वंश का था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाए। ठीक है, और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत की विजय प्रारंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल करने का, है ना। चलो, तो जस्ट सेकेंड, अरे 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 एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। चलो, ये ठीक से जरा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फिज, शाहजहां, टॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। तो औरंगजेब के समय पर कौन आया था? मनुची, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था भाई? कैप्टन हॉकिंस था। ठीक, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 में कहाँ आया? जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। मनुची जो है वो मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता है ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो आपका स्थित है कहाँ पर? सासाराम में। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है भाई? सासाराम में है, याद रखिएगा कि सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हिस्ट्री 2010 में आपका पेपर आया, क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था और इसका जन्म कब हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है 1472 में। कहाँ हुआ है? बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था और इसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह की मृत्यु जो है वो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई और इसका मकबरा सासाराम कहाँ पे? बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। तो हमीदा बानो बेगम जो है वो हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो वो मुगल सेनापति था शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां था। ठीक है, तो मुगल सेनापति शाइस्ता खां असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करी जब औरंगजेब सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। जब उसने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असमियों पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। नवंबर 1661 में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी को जीत लिया, असम के पूर्वी और मध्य भाग पर अधिकार कर लिया। 1662 में गुड़गांव के राजा को परास्त करके उसकी राजधानी को जीत लिया और इस प्रकार मुगलों की सत्ता को असम में स्थापित कर दिया। 10 अप्रैल 1663 को बीमारी से मीर जुमला की मृत्यु हो गई। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुगलों को यहाँ शासन करने में हमेशा परेशानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरंदर की संधि 1665 में हुई, किसके बीच में हुई है? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में। अब देखो हमें ये भी पता चल गया कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई और किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। आगे कुछ और क्वेश्चंस इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पुरंदर की संधि जो है वो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो 11 जून 1665 को हुई थी। इसके तहत शिवाजी 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए थे और 12 दुर्ग जागीर के रूप में उनके पास
रहे थे। ठीक है, 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने कहाँ गए? आगरा गए। दरबार के नियम तोड़ने के कारण शिवाजी को गिरफ्तार करके जयपुर भवन आगरा में रखा गया। रक्षकों को चकमा देकर शिवाजी जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो ये क्वेश्चन देखो टीजीटी हिस्ट्री 2009 में भी आया है, 2004 में भी आया है। तो मनसबदारी प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अकबर के द्वारा 1575 में, कब? 1575 में मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया और इस प्रणाली में सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो दक्षिण के नासूर ने जो है वो बर्बाद कर दिया था औरंगजेब को। ठीक है, तो 1681 में अपने पुत्र अकबर द्वितीय का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा और उसके पश्चात उसे उत्तर भारत में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और इस घटना को औरंगजेब के जीवन का नासूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी किसे अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी जो प्रसिद्ध है वो सबसे ज्यादा प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह ने सत्ता प्राप्त करने के बाद अनेक सुधार किए लेकिन उसके प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उसकी लगान व्यवस्था नवीन थी। शेरशाह मध्ययुग के महान शासक प्रबंधकों में से एक था। शासक प्रबंधक के रूप में उसे अकबर का क्या कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। तो टॉमस रो को दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हॉकिंस के भारत से वापस आने के बाद अंग्रेज कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। 1615 में जब टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर में सर्वप्रथम मिला, वहां 1615 से 1619 तक वो मुगल दरबार में रहा और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत थे क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बताती हूँ वो क्या कहलाते थे। तो शेखजादा भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आय शब्द था। ये कौन सा शब्द है? शेखजादा आय शब्द है। जबकि जो खान खाना था वो एक उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। मिर्जा जो थी वो तैमरी अभिजात्य वर्गीय उपनाम था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर तीनों विकल्पों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर ये चाहता था कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया जाए। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना अकबर का जो नीति थी राजपूतों के साथ मेल मिलाप की। तो अकबर का राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उनको उच्च मनसब प्रदान किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो जहांगीर के समय में पराजित किया गया। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र 1597 में सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने भी मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर ली। 1614 में जहांगीर ने शाहजहां खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। शाहजहां के दबाव के कारण 1615 में अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में डाल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हैं वो चाहे किसी भी एग्जाम में आए हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम में आए हो, डीएसएसबी में आए हो, केवीएस में आए हो, एनबीएस में आए हो, टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हो, लेक्चरर के एग्जाम में आए हो, आपके जीआईसी में आए हो, जीडीसी में आए हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जीआईसी का एग्जाम और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हमारा मई जून में लगा हुआ है। जीआईसी का 3 मई को होने वाला है, आपको पता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जरूर करिए, 2x स्पीड पे करिए, पर देखिए जरूर। डेली मैं 100 क्वेश्चन करा रही हूँ और अगर मुझे लगेगा कि मुझे 500 या 200 क्वेश्चन कराने चाहिए तो मैं वो भी करवाने लग जाऊंगी। ठीक है, लेकिन बस समय आपको देना होगा थोड़ा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह से मैं कराती हूँ। इतना फास्ट मैं कराती हूँ, मैं खुद आपके समय को बचा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ करिए क्लास को।
ठीक है, और थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। चलो अभी एक क्लास ख़त्म करिए, फिर दूसरी आपकी ले रही हूँ मैं। पानी पीने तक का टाइम नहीं मिला मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। अकबर कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। ये प्रकृति भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में थी। उसका दीन-ए इलाही धर्म इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां हर धर्म के विद्वान इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की मूल व्याख्या प्रस्तुत करते थे। अकबर में ये सभी विशेषताएं थी। आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। बताओ। नेक्स्ट है, सूचियों का हमें मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो हम सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी बता देती हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, खानवा का युद्ध आपका बाबर का युद्ध है, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध इसने किया है 1539 में। किसने? शेरशाह सूरी और हुमायूं ने। ठीक है, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सुमेल कर दिया आपको। चलो, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। ये शामिल था कबूलियत में, सरदिश में और पट्टा में, इन सभी में शामिल था। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट करा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन फास्ट कराने का रीज़न यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको, कम समय में कर सको और अपने समय को, कीमती है आपका समय, बचा सको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कर सको। बस इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कराती हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप कहोगे तो मैं बहुत स्लो भी करा दूँगी, कोई बोझ नहीं है। लेकिन हिस्ट्री का हमारा जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएंगे इसके टॉपिक्स। इसलिए मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं सोच रही हूँ मई आने से पहले आपके सारे टॉपिक ख़त्म होके एक बार मैं रिवीजन भी करा पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। चलो करते हैं। पेपर में आपको लगवाती रहूँगी, प्रैक्टिस सेट आपका लास्ट तक मैं बहुत ज़्यादा लगवाऊंगी, अभी लगवा रही हूँ। ठीक है, शेरशाह के समय किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, ये चीज़ याद रखिए। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि इस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियात पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, तो सिकंदर शाह को हरा कर किया था। ठीक है, तो हुमायूं ने 1555 में सिकंदर शाह को पराजित कर दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह युद्ध 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर हुआ। इसमें अफगानों की बुरी तरह हार हुई और हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, जहांगीर के किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये दिया गया था गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था। अर्जुन देव पर यह अपराध सिद्ध होने पर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था, जिसे अदा न करने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। जहांगीर का यह कार्य बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं था और इसी घटना के उपरांत सिख मुगलों के प्रबल शत्रु हो गए थे। ठीक है, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी है? तो औरंगजेब ने दी है। जयसिंह को राणा की उपाधि मुगल सम्राट औरंगजेब ने दी थी। वो एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। इसी क्रम में उसका मारवाड़ के साथ साथ आमेर के जयसिंह से भी युद्ध छिड़ा था, किंतु अंततः 1681 में जयसिंह से संधि हुई, जिसके तहत उसने जयसिंह को मेवाड़ का राणा स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना करी? तो चूड़ामण ने जो है भरतपुर की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय जाट नेता चूड़ामण ने भरतपुर की स्थापना 1700 में की थी। कब की थी? 1700 में। उसने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी, किंतु 1721 में जयसिंह द्वितीय के द्वारा वो पराजित हुआ। ठीक है, अंततः उसने आत्महत्या कर ली और उसके पश्चात उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का भार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी है वो इस्लाम शाह हुआ था। कौन हुआ था? इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह का
पुत्र था, ठीक है, वो भी कौन सा, सेकंड नंबर का। चलो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शेरशाह की मृत्यु के उपरांत उसका द्वितीय पुत्र देखो है इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। उसने 1545 से 1553 तक शासन किया। वो अमीरों के साथ अपने उम्र स्वभाव के कारण क्रूरता का व्यवहार किया। फलतः असंतोष की भावना ने सूर्य साम्राज्य का पतन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था, तो वो था अकबर, ठीक है। तो 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम अकबर था और उसका जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर भारत का सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, तो अकबर के नवरत्नों में बैजू बावरा नहीं थे, बीरबल थे, रहीम थे, टोडरमल थे। निर्दिष्ट विकल्पों में से प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में नहीं थे। अकबर के नवरत्नों में मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, टोडरमल, हकीम हुकाम, तानसेन, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा बीरबल और मानसिंह थे, ठीक है। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, तो शेरशाह का शासन जो था वो हुमायूं और अकबर के बीच में था, ठीक है। हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था। कब से कब तक, तो 1540 से 1545 तक, जो हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद था। अकबर का शासनकाल फरवरी 1556 से शुरू होता है, जो शेरशाह के बाद का शासनकाल है। अतः शेरशाह का शासन हुमायूं और अकबर के बीच हुआ है, ठीक है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि 1527 में हुआ था, ठीक। तो 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इस युद्ध में बाबर ने जेहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। सम्राट जहांगीर के दरबार में टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा, तो टॉमस रो यहाँ पे 3 वर्ष तक रहा था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर के दरबार में टॉमस रो 3 वर्ष तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। उसका यहाँ पर आने का उद्देश्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। टॉमस रो 1615 से 1619 तक बराबर जहांगीर के दरबार में रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। इसका कारण ये है कि अकबर धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाता था और उसके दीने इलाही विचारधारा का बदायूनी हमेशा विरोध करता था। नेक्स्ट है अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रमानुसार लगाइए, तो अकबर ने सबसे पहले जो किया है वो करी थी मालवा विजय। उसके बाद अकबर ने करा है गुजरात विजय, फिर अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध किया, फिर उसने कश्मीर विजय करी, फिर उसने सिंध विजय करी, फिर उसने असीरगढ़ विजय करी। अब चलो इनका हम जो है वो देख लेते हैं ईयर। देखो मालवा विजय उसने करी थी 1500, मैं इसके ऊपर ही लिख देती हूँ, ठीक है, 61 में। गुजरात विजय अकबर ने करी है 1572 में। हल्दी घाटी का युद्ध हम सबको पता है 1576 को हुआ था। कश्मीर विजय इसने 1586 में करी है। सिंध विजय इसने 1591 में करी है और असीरगढ़ का किला जो सबसे लास्ट इसकी विजय थी 1601 में इसने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो पीजीटी में आया है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1500 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1580 से 81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था, तो ये था असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों के द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। 1580 से 81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों के द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना था। नेक्स्ट है शेरशाह के विषय में क्या असत्य है, तो शेरशाह के विषय में असत्य क्या है, भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित थी, ये बात सही है। भूमि की पैमाइश शेरशाह ने कराई, ये भी सही है। दिल्ली के पुराने किले में किलाए कूना मस्जिद निर्माण कराया, ये भी सही है। लेकिन सासाराम में एक किले का निर्माण नहीं है, सासाराम में उसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। तो शेरशाह के विषय में असत्य कथन है कि उसने सासाराम में एक किले का निर्माण कराया था। तो शेरशाह ने सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा
बनवाया है, ना कि किसी किले का निर्माण करवाया। दिल्ली के पुराने किले में किलाए कूना नामक मस्जिद बनवाई और भूमि की पैमाइश करना एवं भू राजस्व दर 1/, निर्धारित इसने करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया? देखो अभी मैंने कहा था ये चीज याद रखना, जिहाद का उद्घोष कब किया था इसने, बताओ? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में, है ना। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया? तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजय प्राप्त कर गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे कहा था इसको याद कर लीजिए। तो देखो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की उद्घोषणा करी थी। ठीक है, और तमगा नामक कर भी समाप्त किया था, देखो ये भी पता चल गया इसमें हमको, और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को पराजित किया था ना। और खानवा का युद्ध कब हुआ था मैंने ये भी बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो भाई देखो टॉमस रो आया है, बर्नियर भी आया है और ट्रैवलियर भी आया हो, लेकिन डोमिंगो पायस जो है वो नहीं आया था। ठीक है, तो डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया है, जो कि दक्षिण के राजा थे। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो विजयनगर की यात्रा पर ये जो है वो आया था, जबकि बर्नियर और टर्नियर जो है वो शाहजहां और औरंगजेब के, यानी बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में आया और टर्नियर जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। टॉमस रो जो है वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था 1600 किसे 15 से कब तक रहा था, 19 तक, यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गड़बड़ पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था आपका विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, कृषक असंतोष, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कारण थे विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी तथा कृषक असंतोष। ठीक है, नेक्स्ट है बृहजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो बृहजीत गौड़ जो है वो शेरशाह का सेनापति था। ये देखो पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। शेरशाह एक धर्म सहिष्णु मुस्लिम शासक था, जैसा कि अकबर था। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया। उसका सबसे योग्य सेनापति था बृहजीत गौड़, जो कई युद्धों में उसके साथ था, जिसमें शेरशाह ने फतह किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 1576 में होता है। ठीक है, कब? 18 जून 1576 को। अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए, परंतु मुगल पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। तो मैंने आपको बताया था कि अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी असीरगढ़। ठीक है, तो असीरगढ़ की विजय इसने 1601 में की थी। ठीक है, ये वाली विजय। चलो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। यह अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था खाने सामा। कौन होता था? खाने सामा। मुगल काल में गृह विभाग यानी कि राजकीय गृह विभाग का प्रधान अधिकारी खाने सामा होता था। ये शाही कारखाने की देखभाल करता था और इस पद की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में की थी और इसका नाम मीरे सामा था। औरंगजेब के शासनकाल में इसे खाने सामा कहा जाने लगा। नेक्स्ट है खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो खाने जहां लोदी का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां जो है वो 1627 से 1658 तक का काल रहता है इनका। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ था शाहजहां का। शाहजहां के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, इनमें सबसे पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का था। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम नेरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? तो ये औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और इस कंपनी ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु सर विलियम नेरिस
की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा, किंतु इसका कोई उचित परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो शेरशाह सूरी ने भैया इनमें से तो किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। ठीक है, पानीपत का पहले युद्ध में तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ बाबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ये वाला 26 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 में हुआ है ना, मैं भूल रही हूँ क्या? ठीक है, तीसरा युद्ध मैं भूल रही हूँ क्या? अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट बाबर की ओर से चंदेरी का युद्ध 1528 में भाग लिया था। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था भाई? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मैरून निस्सा। ठीक है, ये सारे देखो पीजीटी में क्वेश्चन आए हैं। पीजीटी यानी कि जीआईसी, समझ लो, प्रवक्ता वाले में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मैरून निस्सा था, और वो मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। मई 1611 में जहांगीर ने मैरून निस्सा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि दी। नूरजहां का 1613 में बादशाह की बेगम या पट्ट महिषी बनाया गया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जितना डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर को कहां दफनाया गया है? तो बाबर को भैया काबुल में दफनाया गया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर का मृत शरीर पहले यमुना के किनारे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। नेक्स्ट है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो ये थी औरंगजेब के राजकाल में। राजपूत मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के शासनकाल में थी, और इसी समय मराठों को सर्वाधिक संख्या में मनसबदार बनाया गया। इस प्रकार पूरे मनसबदारों में राजपूतों की संख्या 33% थी। नेक्स्ट है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना करी। तो अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना 1575 में की थी। ठीक है, तो अकबर ने 1575 में अपने सैनिक संगठन की शुरुआत मनसबदारी व्यवस्था के द्वारा किया। मनसब का आशय होता है श्रेणी अथवा पद। मनसब का आशय उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। ये मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वो था आपका अहमदनगर। चिपका के जाकर बार बार उठना पड़ता है। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया, और उस समय वहां चांद बीबी अपने भतीजे की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर गद्दी पर बैठा। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर ही था, जिसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी, यानी कि पानीपत के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो अकबर ने जीते हुए प्रदेश वापस करना नहीं अपनाया था। इसने विवाह संबंध अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और उच्च पद प्रदान करना अपनाया था। ठीक है, लेकिन जीते हुए प्रदेश वापस करना ये नहीं था अकबर के उसमें। ठीक है, तो अकबर की राजपूत नीति अन्य शासकों से भिन्न थी। उसने राजपूतों को अपने पक्ष में लाने के लिए निम्नलिखित नीतियों का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण समर क्षेत्र के दुर्गों पर नियंत्रण, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधियों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपने अधीनता में लेना और उनको मुगल सेवा में लेकर उनके राज्य को वतन जागीर के रूप में लौटा देना, तथा विरोधी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करना और उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेना। अतः अकबर ने जीते हुए प्रदेश को वापस करने की नीति राजपूत नीति के रूप में नहीं अपनाई है। नेक्स्ट है, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन करना। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वो मनसबदारों की सूची रखता था, उनके पदोन्नति और अन्य बातों की सिफारिश बादशाह के समक्ष रखता था। सैनिकों की भर्ती, वेतन, उनके अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था और सैनिक ड्रिल के समय उनके निरीक्षण का कार्य उसके अंतर्गत आते थे। वस्तुतः उसका एक अलग सैन्य मंत्रालय ही था। नेक्स्ट है, निकोलस मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया, निवासी था। कहाँ का निवासी था? वेनिस का निवासी था। निकोलस मनुची वेनिस का निवासी था और उसका जन्म 1639 में हुआ, जो 14 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर एक विदेशी व्यापारी डिस्काउंट वेलेमी की सेवा में आ गया तथा उसके साथ यात्रा करते हुए 1658 में सूरत बंदरगाह पहुंच गया, जिसने स्टोरिया द मोगोल
लाहौर में उत्तराधिकार युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो ये कहा है कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड नामक इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा। कर्नल टॉड ने राजपूत शासक दुर्गादास को राठौरों का यूलिसीस कहा। दुर्गादास मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध का नायक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो शाही दस्तावेज खुतबा नहीं होता था। ठीक है, खुतबा जो है वो नमाज के साथ पढ़ा जाता था, तो खुतबा नहीं है। फरमान शाही दस्तावेज में आता था, सनद आता था और निशान आता था। ठीक है, तो मुगलों के शासनकाल में फरमान, सनद और निशान शाही दस्तावेज होते थे। खुतबा जो है वो शुक्रवारी नमाज के साथ पढ़ा जाता था, जिससे शासकों का नाम भी होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? तो सर्वाधिक वेतन भोगी होते थे अहदी। अहदी सैनिक एक तरह से बादशाह के सैनिक होते थे। एक अहदी सैनिक को 500 रुपये वेतन प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण सैनिक को 12 से 15 रुपये वेतन प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भैया देखो, खानवा का युद्ध हम सबको पता है कब हुआ है, कितनी बार ये खानवा वाला युद्ध का जो है ना क्वेश्चन है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ना कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तो आपको यह अपने आप याद हो जाएंगे, भले ही देख के करो, भले ही मेरा कॉपी करके करो, पर अगर आप कमेंट करोगे ना तो अपने जब आप लिखोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा कि युद्ध का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही होती है कि उनको डेट्स नहीं याद होती। तो डेट्स याद करने का यही तरीका है कि बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, मैं मेरे साथ क्वेश्चंस को करते रहिए और कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है है ना। चलो, तो खानवा का युद्ध मैंने आपको बताया था बाबर और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो मैं बता दूं आपको, 16 मार्च। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं 16 मार्च को हुआ था और 1527 में हुआ। ये हम कई बार इतनी देर से कर चुके हैं। 1527 कैसे लिखा मैंने? एक सेकेंड, सही से लिख देती हूँ। 1527 में। ठीक है, पेन चलता नहीं है, हाथ से ही लिखना पड़ता है मुझे। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, 1527 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी आपका 21 अप्रैल को हुआ है। 21 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है? 1526 में। ये बाबर का पहला युद्ध था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इसी के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, फिर खानवा का युद्ध किया इसने 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। उसके बाद जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध इसने 29 जनवरी को किया था। 29 जनवरी। और कब किया? 1528 को किया था। 1528 को इसने चंदेरी का युद्ध किया। किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। ये सारे बाबर के युद्ध हैं। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये हुआ था। उसके बाद इसने घाघरा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? तो 6 मई को लड़ा। 6 मई को लड़ा और 1529 में लड़ा। ये 4 ही युद्ध इसने लड़े हैं। ठीक है, 26, 27, 28, 29 चारों। ठीक है, 1529 में लगा। घाघरा का युद्ध में जो है बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था इसने। ठीक है, तो सभी लड़ाई बाबर में और उसके बाद इसकी 1530 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यही है बाबर का, हो गया। चलो नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा है? तो 2 बार जो गद्दी पर बैठा वो हुमायूं बैठा। ठीक है, आपको पता ही है, पहले हुमायूं बैठा, फिर शेरशाह ने उसको भगा दिया, है ना, हराया। उसके बाद फिर जब शेरशाह वो हुआ, उसके बाद फिर से ये बैठ गया, हुमायूं मर गया जब। ठीक है, तो हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा। सर्वप्रथम बाबर की मृत्यु के 3 दिनों के पश्चात 23 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 1530 को और दूसरी बार 23 जुलाई 1555 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर ये बैठा था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था। तो ये था धर्म और परमार्थ कार्यों का। ठीक है, ये भी आपका पीजीटी में क्वेश्चन आया। मुगल शासनकाल में सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों हेतु बादशाह का सलाहकार होता था। इसका प्रमुख कार्य था दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि और वजीफा प्रदान करना और इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। सद्र उस सुदूर को शेखुल इस्लाम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेखुल इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो ये माना जाता था मीर बख्शी को। ठीक है,
सल्तनत काल का दीवाने आरिस के बदले मुगल काल में मीर बख्शी का पद आया। ये साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी होता था। मीर बख्शी एक महत्वपूर्ण पद था और मुगल काल में अमीरों का नेता दीवान ना होकर मीर बख्शी होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 360 नंबर। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका क्या कारण था? इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन। ठीक है, तो औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर और अपने सादे रहन सहन, रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, शाही दरवेश और जिंदा पीर याद रखिएगा, औरंगजेब को कहते थे। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो वो था शाह तहमास्प वन। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक शाह तहमास्प प्रथम था, जो ईरान का रहने वाला था। ठीक है, ये घटना 1544 की है। शाह ने हुमायूं को कंधार जीतने के लिए सेना की सहायता भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो वो होता था सिकदार। मुगल काल में परगना के प्रशासन का मुखिया सिकदार होता था, जो वहां की शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हरविजय सूरी को प्रदान की थी। अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। वो ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। ठीक है, नेक्स्ट है, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो है वो पोलज के रूप में वर्गीकृत की गई थी। ठीक है, तो जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पोलज के रूप में वर्गीकृत की गई थी। अकबर के द्वारा शेरशाह की व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन भूमि के वर्गीकरण के क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 365। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? तो ये भैया अकबर ने किया था। अकबर जो है वो तुलादान जो है करना शुरू कर दिया था। तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया और एक भव्य समारोह का आयोजन इसके उपलक्ष्य में वो करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? तो राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के जो है वो अकबर ने चलवाए थे। मुगल कालीन शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। यद्यपि अकबर के समय में अनेक तरह के कलात्मक सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी के एक सिक्के के एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा अंकित थी और देवनागरी लिपि में राम सिया अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के काल में निर्मित हुआ था। और आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं वो पीजीटी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ और इस काल की सर्वोत्तम कृति जो थी वो तख्ते ताउस है। ठीक है, इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ हैं जो सुसज्जित मोरों की आकृतियों से युक्त हैं। ये पहले आगरा के किले में था, वहां से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ से सिंहासन को ईरान का शासक नादिर शाह लूट करके ले गया। इसका मयूर सिंहासन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले भाग में नाचते हुए 2 मोरों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? तो वो थे शाहजहां। 1627 से 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां था और उसके समय भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। उसने कृषि के विकास पर भी जोर दिया। उसने अकाल के कारण दक्षिण भारत में भू राजस्व को माफ कर दिया था तथा विशेष परिस्थितियों के कारण कश्मीर के कुछ वैध करों को भी माफ कर दिया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा जो जारी किया था वो अकबर ने जारी किया था। अकबर ने दार्शनिक और धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया था। यहाँ के धार्मिक चर्चा से वो संतुष्ट नहीं था, अतः उसने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1589 में महजरनामा या एक घोषणा जारी करवाया और उलेमाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया? तो शहजादा खुसरो को इलाहाबाद में दफनाया गया था। ठीक है, ये आश्रम वाले में आपका क्वेश्चन आया था। 1605 में जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसकी प्रथम पत्नी का नाम था मानबाई, जिसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। खुसरो इसी
1605 में जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसकी प्रथम पत्नी का नाम था मानबाई, जिसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। इसकी मृत्यु दक्षिण भारत में शाहजहां के खेमे में हुई थी। जहांगीर के आदेश पर उसे इलाहाबाद में दफनाया गया और इसी खुसरो के नाम पर आज भी इलाहाबाद में खुसरो बाग स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया था? तो ये मोहम्मद शाह को किया था। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से 28 सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। उसके समय ही सैयद बंधुओं का अंत हुआ और मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया। मोहम्मद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का 1748 में भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? तो ये खोजा था ईश्वर दास नागर को। औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए ईश्वर दास नागर को नामित किया। औरंगजेब ने ईश्वर दास नागर को जोधपुर में एक असैनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। ईश्वर दास नागर ने फुतुहाते आलमगीरी की रचना की थी। फुतुहाते आलमगीरी से 1657 से 1658 तक का इतिहास मिलता है। इसमें मालवा और राजपूताना की घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया है? तो ये है राजा बीरबल। अकबर ने राजा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से थे। बीरबल ब्रह्म उप नाम से कविता लिखते थे। बीरबल की मृत्यु 1586 में तुर्कों के साथ युद्ध में हुई थी और अकबर बीरबल से अत्यधिक प्रभावित था। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो ये दिया गया है शेरशाह को। शेरशाह ने अपने पुराने और घिसे तथा पहले के विभिन्न शासकों के द्वारा चलाए सिक्कों का चलन बंद कर दिया। उसने सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए, उनका आपस का अनुपात निश्चित किया। शेरशाह के सिक्कों पर उसका नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी और नागरी लिपि में अंकित किया गया। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था शेष थी, जो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार थी। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह बना। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी से उतारकर रंगून में निर्वासित कर दिया और वहां कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आज भी उसका मकबरा कहां पर स्थित है? रंगून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 376 नंबर क्वेश्चन है, वो कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की है? तो वो था शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के चौथे और 5वें वर्ष क्या हुआ था? दक्कन और गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, यानी अकाल पड़ा था, और उस समय शाहजहां ने जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। नेक्स्ट है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान गढ़गतंगा विजय का नायक कौन था? तो ये था आसफ खां। ठीक है, तो अकबर के समय गोंडवाना गढ़गतंगा विजय का नायक आसफ खां था। उसने 1564 में रानी दुर्गावती की नरही और चौरागढ़ के युद्ध में पराजित कर उसकी राजधानी चौरागढ़ गोंडवाना को जीत लिया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? बताओ। तो खानवा का युद्ध जो है वो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ है? नहीं ना, है ना। खानवा का जो युद्ध हुआ वो 1527 में हुआ है और किसके युद्ध बीच में हुआ है? बाबर और राणा सांगा के बीच में। गलत। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? बताओ। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हुआ है आपका 1761 में। शेरशाह और हुमायूं के बीच में? नहीं, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। धर्मत का युद्ध जो है वो अंग्रेज औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ, ये सही है। ठीक है, सामूगढ़ का जो युद्ध है वो औरंगजेब और सूजा के बीच में हुआ, ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही है, इसमें सी क्यों खाली माना जा रहा है? नहीं, अच्छा हाँ, सूजा के बीच में नहीं होता, औरंगजेब और दारा के बीच में ही होता है ये सामूगढ़ का युद्ध भी। हाँ, तो आपका सी सही है। ठीक है, तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में, सामूगढ़ का औरंगजेब दारा के बीच में, हल्दी घाटी का अकबर और राणा प्रताप के बीच में, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। और ये क्वेश्चन GIC लेक्चरर में भी आया है आपका, वो भी दोनों 2 साल। UPPCS प्री इंडियन हिस्ट्री
तो स्पेशल में 2008 में भी आया है, यूपी पीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री में भी आपका 2000 में क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अफीम खाकर आत्महत्या किसने करी थी? शाह बेगम ने करी थी। 1605 में जहांगीर मुगल बादशाह बना, उसके बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। उसका प्रथम विवाह 1585 में अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो में सम्राट बनने को लेकर मतभेद हो गया। इसी अंतःकलह के कारण मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है और इसी मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में कौन दरोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? मीर आतिश, ठीक है। जीआईसी में आपका एग्जाम में आया ये। मीर आतिश को मुगल प्रशासन में दरोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। ये शाही तोपखाने का प्रधान था, लेकिन वो मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट है, दबिस्ताने मज़ाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है का लेखक था, कौन था? मोहसिन फानी। दबिस्ताने मज़ाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है, इसका लेखक मोहसिन फानी था। दीने इलाही की जो स्थापना है वो 1582 में हुई थी। अकबर इसके माध्यम से धार्मिक एकता की अपेक्षा रखता था और इसके लिए उसने अपने शासन का भी उपयोग किया। प्रतिष्ठित हिंदुओं में बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, अपने शासनकाल में किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? तो 24वें वर्ष में। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ। 13 वर्ष की आयु में अकबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन संभाला। प्रारंभ में अकबर के शासन का कार्य बैरम खां देखता था। 1560 से अकबर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? तो हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध बिलग्राम यानी कन्नौज के निकट लड़ा था। तो हुमायूं के द्वारा शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध 17 मई 1540 को बिलग्राम कन्नौज के निकट लड़ा गया। कन्नौज को पराजय से जहां एक और शेरशाह की किस्मत चमक गई, वहीं मुगलों का राज्य एक प्रकार से अस्त हो गया। मुगलों की पराजय का मूल कारण उसके भाइयों से आपसी मतभेद था। नेक्स्ट है, छत्रसाल का विरोध किसके से संबंधित है? तो छत्रसाल का विरोध औरंगजेब के काल से संबंधित है। छत्रसाल बुंदेला का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में संबंधित है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजा अभिषेक 31 जुलाई 1658 को करवाया। उसकी धार्मिक नीति से रुष्ट होकर कई संप्रदायों के लोगों ने विद्रोह कर दिया। छत्रसाल का विद्रोह भी औरंगजेब की धार्मिक नीति का ही परिणाम था। नेक्स्ट है, मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई है? तो शाहजहां के शासनकाल में ये प्रारंभ हुई थी। मनसबदार हेतु माहवार वेतन व्यवस्था शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुई। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को पश्चिम एशिया से लिया था और उसके तहत अधिकारियों को वेतन के एवज में जमीन दिया जाता था, जो अपना तथा सैनिकों का वेतन निकालने के बाद शेष को राजकोष में जमा करते थे। लेकिन शाहजहां ने इस प्रथा को बदल दिया और माहवार वेतन देना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय भंडारी औरंगजेब के शासनकाल में था। इनकी प्रसिद्ध रचना खुलसात उल तवारीख है। सुजान राय भंडारी मुगल बादशाह औरंगजेब के समय एक मनसबदार था, जिसने औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार किया, वे अनुयायी थे कबीर के। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने 1672 में बगावत कर नरनौल शहर का अधिकार कर लिया, वे कबीर के अनुयायी थे। सतनामी लोग अपने सिर का बाल मुंडवाकर रखते थे, इसी कारण लोग उन्हें मुंडिया भी कहते थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति से कुछ अन्य धर्म के लोग भी बुरी तरह प्रभावित थे। औरंगजेब इस्लाम के अतिरिक्त किसी भी धर्म को पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट है, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में लड़ा गया था। बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीने इलाही एक धर्म था? तो दीने इलाही जो है वो अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार एक धर्म था। दीने इलाही की स्थापना अकबर के समय पे 1582 में हुई। अकबर सभी धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता चाहता था। विंसेंट स्मिथ ने नए धर्म के लिए अकबर की आलोचना करी। बदायूनी ने अकबर की आलोचना की थी। उसका मानना था कि यह एक नवीन धर्म है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार काल क्रमानुसार क्या करना है? हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कब क्या क्या अकबर ने किया है। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति
इसने करी थी 1563 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता ही है कि इबादत खाना का जो निर्माण कराया ये 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में कराया था, ठीक है। जजिया की जो समाप्ति करी है इसने ये करी है 1564 में, और दीन-ए इलाही की स्थापना अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा 1582 में किया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति आ जाएगी, है ना। उसके बाद आपका जजिया की समाप्ति 1564 में, फिर इबादत खाना का निर्माण 1575 में, फिर दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो काबुल का गवर्नर बख्तुन्निसा बेगम को नियुक्त किया था। अकबर अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन वो कई बार विद्रोह किया, जिसके कारण अकबर ने उसे हटाकर उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था। तो ये खुर्रम को दिया था उसने। जहांगीर के 4 पुत्र थे। नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम यानी कि शाहजहां को संरक्षण दिया, लेकिन जब उसकी बेटी लाडली बेगम का निबाह शहरयार खां से कर दिया गया, तब वो शाहजहां की जगह शहरयार खां का पक्ष लेने लगी। कभी से शाहजहां और नूरजहां के बीच मतभेद होने लगे और शाहजहां विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गया। नेक्स्ट है, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी, तो अधिक मदपान से हुई थी। अकबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम जहांगीर था और उसके बाद मुराद आदि थे। शहजादा मुराद की मृत्यु अधिक मदबान के कारण हुई। अकबर के जीवन के अंतिम समय उसके पुत्रों में सिर्फ जहांगीर जीवित बचा था। इसी कारण अकबर ने जहांगीर के कई हरकतों को माफ कर दिया था। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी। तो गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी लाल खां को। जहांगीर के बाद 1628 में शाहजहां मुगल बादशाह बना। वो एक शक्तिशाली शासक था। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, लेकिन शाहजहां स्थापत्य कला को अधिक पसंद करता था तथा संगीत में भी उसकी रुचि थी। उसने लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़ लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन किसका है? ये कथन है स्टेनली लेनपूल का। स्टेनली लेनपूल के अनुसार हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा था और इसी कारण लेनपूल ने उसके बारे में ऐसा विचार प्रकट किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने उसके सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। तो वो किए थे जहांगीर ने। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और उसके बाद जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसने गद्दी प्राप्त करने के बाद राज्य में 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। जहांगीर मुगल काल में न्याय के लिए प्रसिद्ध था और इसे आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है। तो तुर्की जनजातियों में आपका संसाबनी शामिल नहीं है, सेल्जुक है, गुज्ज है और करलुग है। 8वीं सदी में तुर्की ने मध्य एशिया से हटना शुरू किया और एक के बाद एक राजुक, गुज्ज, खिलाई, इलवरी, कुर्लुग आदि विभिन्न तुर्क जातियां इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गईं, जहां उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। संसबनी का संबंध तुर्क जनजातियों से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था। तो शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा है। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रहा। उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है, अच्छी, मध्यम और खराब। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई, गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नक्श या मुक्ताई, कनकूत अथवा नकदी और जब्दी यानी कि जमई। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था उसका क्या? तोपखाना। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में बाबर को विजय दिलाई। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को पातशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय शेख मुबारक के द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अकबर के समय शेख मुबारक के द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। तो अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1589 में मज़हरनामा का एक घोषणा करता है। क्या करता है? मज़हरनामा की, ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो मज़हरनामा की घोषणा करता है, घोषणा जारी करवाता है और उसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। इस पर 5 उलेमाओं और इस्लामी धर्माविदों में हस्ताक्षर थे। इसमें राज्य में उलेमा के अधिकारों में कटौती हो गई थी। ठीक है, ये बात थी। तो ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आपकी क्लास होती है समाप्त। तो मिलते हैं कल। तो अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हो और आपका 3 मई को जीआईसी का एग्ज़ाम है
और टीजीटी पीजीटी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए, और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये सबसे ज़्यादा आप ही के लिए क्लास है, ठीक है। तो आप जीआईसी लेक्चरर का देखो, ये क्वेश्चन भी देखो, देख रहे हो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर वाला ही है। तो अगर कर रहे हो प्रिपरेशन तो क्लास आपके लिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। आई होप आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे लग रहे होंगे, और क्वेश्चन इसी तरह से आते ही हैं, ठीक है। ये सारे तैयार हो जाएंगे, मैं दोबारा से रिवाइज़ करा दूँगी, परेशान मत होइएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करा दूँगी आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।